तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है येस इट वॉज द माउंटेन इको बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो विलियम वर्ड्सवर्थ इनका जन्म जो है वो 7 अप्रैल 1770 कॉकरमाउथ यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। वो रोमांटिक मूवमेंट में इंग्लिश पोइट्री के मेजर पोएट रह चुके हैं और 1843 से लेकर 1850 यानी कि उनकी डेथ तक वो इंग्लैंड में पोएट लॉरिएट भी रह चुके हैं। उन्होंने एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखा था जिसने रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत की थी। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द प्रिल्यूड, माई हार्ट लीप्स अप, द सॉलिटरी रीपर, वी आर सेवन एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 23 अप्रैल 1850 यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम के कुछ मेन पॉइंट्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम 1806 में पब्लिश हुई थी और वहीं इसकी राइम स्कीम के बारे में बात की जाए तो इसकी राइम स्कीम है A B और थ्रू आउट द पोएम यही पैटर्न फॉलो होता है। तो ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने हमारी पोएम के बारे में जाने। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम का मैसेज और थीम क्या है, यानी कि हम जानने वाले हैं कि इस पोएम में हमारे पोएट हमें क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम नेचर और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक मैजिकल कनेक्शन को दिखाती है। ये पोएम एक छोटे से सीन से शुरू होती है, एक कुकू बर्ड की आवाज़ और उसके माउंटेन से वापस आने वाले इको से। लेकिन धीरे धीरे ये सिंपल नेचुरल मोमेंट एक डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बन जाता है। वर्ड्सवर्थ ये समझाते हैं कि जैसे माउंटेन जो है वो कुकू को आवाज़ के बदले आवाज़ देता है, वैसे ही गॉड भी इंसान के दिल से निकले हर एक इमोशन, हर प्रेयर और हर थॉट का जवाब देता है। बस वो जवाब हमारे अंदर के यानी कि इनर ईयर से सुना जा सकता है, बाहर के नॉइस में नहीं। पोएम का मेन मैसेज ये है कि नेचर सिर्फ एक सीनरी नहीं है बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस है जिसमें गॉड की आवाज़ छुपी होती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तब हम उन डिवाइन इकोस को यानी कि उन डिवाइन आवाज़ों को सुन सकते हैं। वो सॉफ्ट सिग्नल जो हमें डायरेक्शन देते हैं, कंफर्ट देते हैं और हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सबसे पहले स्टांजा की सबसे पहली लाइन है येस इट वॉज द माउंटेन इको, यानी कि यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि हाँ ये माउंटेन का इको था। यानी कि इको का मतलब होता है जो गूंज होती है उसे हम इको कहते हैं। यानी कि जब कुकू बर्ड का क्या मतलब होता है, जो कोयल होती है वो जब चिल्ला रही थी तो माउंटेन से एक जो आवाज़ है वो वापस सुनाई दी, जैसे कि माउंटेन जो है वो उसको रिप्लाई कर रहा हो यानी कि जवाब दे रहा हो। वर्ड्सवर्थ यहाँ सिर्फ इको डिस्क्राइब नहीं कर रहे दोस्तों, बल्कि एक लिविंग रिस्पॉन्स बताते हैं, जैसे पहाड़ जो है वो खुद जिंदा हो और कुकू बर्ड से बात कर रहा हो। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि नेचर इंसान की तरह जिंदा है। जब हम नेचर से बात करते हैं, चाहे फिर वो साउंड हो, फीलिंग हो या फिर प्रेयर हो, नेचर हमेशा जवाब देता है। बस फ़र्क ये है कि हम अक्सर जो है वो उस जवाब को सुन नहीं पाते। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारी सेकेंड लाइन है सॉलिटरी, क्लियर एंड प्रोफाउंड। दोस्तों पोएट जो है वो उस इको का कैरेक्टर इस लाइन के थ्रू बता रहे हैं। यानी कि वो सॉलिटरी थी, वो इको कैसी थी तो सॉलिटरी थी यानी कि अकेली थी, क्लियर थी यानी कि बिल्कुल साफ थी और प्रोफाउंड थी यानी कि बहुत ही ज़्यादा डीप थी यानी कि गहरी थी। यानी कि माउंटेन से आई आवाज़ में एक शांति थी, एक डेप्थ थी और एक ऐसा फील था जैसे कि वो दिल के अंदर तक चली गई हो। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट बताना चाहते हैं कि नेचर के जो जवाब होते हैं वो सिंपल नहीं होते, उनमें मीनिंग छुपा होता है। वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि कभी कभी एक सिंपल साउंड भी इतना डीप होता है कि वो सोल को टच कर लेता है। ये इको सिर्फ एक नेचुरल इफेक्ट नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल सिग्नल था। इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन में बताया गया है। आंसरिंग टू द शाउटिंग कुकू,
यानी कि कुकू बर्ड जो है वो ज़ोर से चिल्ला रही थी और माउंटेन उसे जो है वो मतलब कि इको के फॉर्म में आंसर कर रहा था। यानी कि दोनों के बीच में एक डायलॉग चल रहा था, एक कॉल और एक रिस्पॉन्स। दोस्तों ये जो लाइन है वो बताती है कि दुनिया में हर एक्शन का रिस्पॉन्स होता है। जैसे कुकू बर्ड जो है वो मतलब कि उसने जो है वो चिल्लाकर माउंटेन से जवाब लिया, वैसे ही इंसान जब दुनिया या फिर गॉड से कुछ कहता है तो यूनिवर्स हमेशा हमें कुछ ना कुछ जवाब देती है। बस वो जवाब हर किसी को सुनाई नहीं देता, उसके लिए हमारी इनर हियरिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। गिविंग टू हर साउंड फॉर साउंड, यानी कि माउंटेन ने कुकू को आवाज़ के बदले आवाज़ दी। साउंड फॉर साउंड का मतलब है कि आवाज़ के बदले कुकू को यानी कि उस कोयल को क्या मिला, तो साउंड ही मिला, यानी कि आवाज़ ही मिला। यानी कि माउंटेन उसके कॉल को रिपीट करता है लेकिन कुछ अलग फील के साथ। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोइट कहना चाहते हैं कि ये जो इको है वो दिखाता है कि नेचर हमेशा बैलेंस बनाए रखता है। जो तुम देते हो वो तुम्हें वापस मिलता है किसी ना किसी फॉर्म में। यानी कि अगर तुम दुनिया में लव, पीस और काइंडनेस भेजते हो तो वो तुम्हें किसी ना किसी फॉर्म में वापस मिल ही जाएगा। दोस्तों ये एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इस तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। तो इसी के साथ हमारा पहला स्टांजा यहीं पर खत्म होता है। देन हमारे सेकेंड स्टांजा की सबसे पहली लाइन आती है अनसॉलिसिटेड रिप्लाई, यानी कि एक ऐसा रिप्लाई जो किसी ने मांगा नहीं था। यानी कि ये जो कोयल बर्ड है, कुकू बर्ड है, उसने सिर्फ चिल्लाकर अपनी नॉर्मल सी आवाज़ निकाली, उसने किसी से जवाब नहीं मांगा। लेकिन माउंटेन ने क्या किया, माउंटेन ने जो है वो फिर भी जवाब दिया, यानी कि आवाज़ के बदले आवाज़ भेजी। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ है वो एक नेचर का सीक्रेट है। तुम्हें गॉड से बात करने के लिए फॉर्मल प्रेयर की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी बिना मांगे भी तुम्हें जो है वो मतलब कि जवाब मिल जाता है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है वो तुम्हारी फीलिंग को सुनता है, सिर्फ शब्दों को नहीं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। टू अ बैबलिंग वॉन्डरर सेंट, बैबलिंग वॉन्डरर का मतलब है एक ऐसा मुसाफिर जो बस बोलता जा रहा है, शायद बिना मतलब के। जैसे कुकू बर्ड या कोई इंसान जो नेचर में घूम कर मतलब कि घूम रहा हो और खुद में खो गया हो, उस तरीके से। यानी कि पोएट अपने आप को बैबलिंग वॉन्डरर कह रहे हैं। वो भी दुनिया में घूमते रहते हैं, नेचर में बातें करते हैं। यानी कि कभी कभी हम ऐसे ही होते हैं, कुछ समझ नहीं आता, बस अपनी फीलिंग्स बोलते जा रहे होते हैं और यूनिवर्स चुपचाप सुन रहा होता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। लाइक हर ऑर्डिनरी क्राई, यानी कि वो इको बिल्कुल जो है वो मतलब कि कुकू के नॉर्मल क्राई जैसी ही लग रही थी। यानी कि जैसा मतलब कि कुकू ने आवाज़ निकाला था, वैसा ही जो आवाज़ मतलब कि उस माउंटेन से भी आ रहा था। यानी कि वो बिल्कुल भी नॉर्मल लग रहा था, यानी कि सरफेस पे जो है वो दोनों की आवाज़ें सेम थी। यानी कि क्या होता है, बहुत बार गॉड या फिर नेचर हमसे हमारी ही लैंग्वेज में बात करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोइट बताना चाहते हैं। हमें लगता है ये हमारी ही आवाज़ है, पर असल में वो एक हायर सोर्स का मैसेज होता है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोइट ने बताने की कोशिश की है। देन है लाइक बट ओ हाउ डिफरेंट, यानी कि पोएट कहते हैं कि हाँ, इको बिल्कुल उस क्राई जैसी ही थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अलग थी। वो डिफरेंस जो था वो फील में था, यानी कि भावनाओं में था। एक स्पिरिचुअल डेप्थ थी, एक ऐसी वाइब्रेशन थी जो नॉर्मल साउंड में नहीं होती। दोस्तों ये जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये बताती है कि डिवाइन कम्युनिकेशन नॉर्मल लग सकती है, पर उसके अंदर कुछ अलग होता है। एक पीस होता है, एक वार्मथ होती है, एक नोइंग होती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुमने खुद से सोचा, पर असल में वो गॉड का इको होता है, यानी कि वो गॉड का सिग्नल होता है तुम्हारी तरफ। तो इस तरीके से हमारे सेकेंड स्टांजा में ये कुछ बातें बताई गई है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले स्टांजा की ओर। देन हमारे तीसरे स्टांजा की सबसे पहली लाइन है हियर्स नॉट ऑल्सो मॉर्टल लाइफ, यानी कि यहाँ पर पोएट पूछते हैं कि क्या सिर्फ माउंटेन और कुकू ही एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं? क्या इन दोनों के बीच ही कॉन्वर्जेशन हो सकता है? क्या हम इंसान जो मॉर्टल है यानी कि जिन्हें एक दिन मरना होता है, मॉर्टल यानी कि जो चीज़ हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होती, उसे हम कहते हैं मॉर्टल। तो क्या हम कुछ नहीं सुन सकते? यानी कि वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कह रहे हैं कि इंसान भी इको सुन सकता है, पर सिर्फ अपने आउटर ईयर से नहीं, अपने इनर ईयर से। हम भी यूनिवर्स के सिग्नल्स सुन सकते हैं, बस हमें समझ नहीं आते, यही फ़र्क है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है हियर नॉट वी अनथिंकिंग क्रिएचर्स, यानी कि क्या हम जो बिना सोचे समझे जीते हैं, यानी कि हम जो अनथिंकिंग क्रिएचर्स हैं, क्या हम कुछ सुन नहीं सकते? यानी कि पोएट थोड़ा यहाँ पर आयरनिक टोन में कह रहे हैं कि हम अपने दिमाग में इतने बिजी है कि यूनिवर्स का जवाब ही नहीं सुन पाते। यानी कि नेचर हमसे बात करता है, पर हम तो अपने मोबाइल में, हमारी प्रॉब्लम्स में और हमारी जो आसपास की जो नॉइस है उसी में खोए रहते हैं। हमारी इनर हियरिंग डल हो गई है, यानी कि हमारी जो सुनने की क्षमता है वो थोड़ी क्या हो चुकी है, तो धुंधली हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
स्लेव्स ऑफ फॉली, लव और स्ट्राइफ। यानी कि हम इंसान अपनी फुलिशनेस यानी कि बेवकूफ़ी, लव यानी कि जो अफेक्शन होता है, जो मोह होता है, उसे कहते हैं लव। और स्ट्राइफ, स्ट्राइफ यानी कि झगड़े और स्ट्रगल्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम जो इंसान है वो अपनी फुलिशनेस, लव और स्ट्राइफ के गुलाम बन गए हैं। इसीलिए हम अपनी असली डिवाइन वॉइस कभी सुन ही नहीं पाते। दोस्तों, ये जो लाइन है वो एक वार्निंग जैसी है। यानी कि जब तक हम अपने डिज़ायर्स में फंसे रहेंगे तब तक हम गॉड के मैसेजेस मिस करते रहेंगे। यानी कि हम कुछ भी ऐसा नहीं सुन पाएंगे जो हमारे लिए स्पिरिचुअल हो, यानी कि जो हमारे लिए अच्छा हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है वॉइसेस ऑफ टू डिफरेंट नेचर्स। यानी कि पोएट कह रहे हैं कि क्या हमारे आसपास दो अलग प्रकृति की आवाज़ें नहीं हैं, एक दुनिया की और एक डिवाइन वर्ल्ड की। यानी कि एक तरीके का सवाल है। यानी कि एक वॉइस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की है जहाँ पर नॉइस है और ईगो है, यानी कि जो हमारी इंसानों की वॉइस होती है जहाँ पर हम फंस चुके हैं वो वाली वॉइस। और दूसरी वॉइस कौन सी है, तो वो वॉइस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, जहाँ पर शांति है, पीस है और इंट्यूशन है, यानी कि समझदारी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि पोएट कह रहे हैं कि दोनों सुनाई देती है, ये जो दोनों आवाज़ें हैं वो सुनाई तो देती है, बस हमें चूज़ करना होता है कि किस आवाज़ पर हमें ध्यान देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों, इसके बाद हमारे फोर्थ स्टांजा की सबसे पहली लाइन है हैव नॉट वी टू येस वी हैव। यानी कि पोएट अब अपना ही जवाब देते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमारे पास भी आंसर्स आते हैं, हम भी इको सुन सकते हैं, बस अलग फॉर्म में। यानी कि इंसान के अंदर भी एक स्पिरिचुअल ईयर होती है जो इनविजिबल मैसेजेस सुन सकती है, कभी थॉट के फॉर्म में तो कभी फीलिंग के फॉर्म में। आंसर्स एंड वी नो नॉट वेंस। यानी हमारे पास आंसर्स आते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ से आए। कुछ लोग इसे इंट्यूशन कहते हैं, कुछ लोग इंस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि गॉड का जवाब हमेशा सिंपल फॉर्म में आता है, एक आइडिया, एक साइन और एक अच्छे फीलिंग के फॉर्म में। बस हम सोच लेते हैं कि ये तो मेरा दिमाग बोल रहा है, जबकि असल में वो सब गॉड का इको होता है, यानी कि वो सब गॉड की आवाज़ होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है इकोज फ्रॉम बियॉन्ड द ग्रेव। यानी कि ये जो सब आंसर्स है, ये जो सब जवाब है वो ग्रेव यानी कि कब्र के उस पार से आते हैं, मतलब कि एक हायर स्पिरिचुअल डायमेंशन से आते हैं। यानी कि ये इकोज किसी डेड वर्ल्ड से नहीं बल्कि एक एटर्नल सोर्स से, जहाँ गॉड, सोल और ट्रुथ का कनेक्शन है, वहाँ से आते हैं। रिकॉग्नाइज्ड इंटेलिजेंस। यानी कि पोएट कहते हैं कि ये कोई रैंडम साउंड नहीं होती, ये एक इंटेलिजेंट सिग्नल होता है, एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग के साथ। यानी कि हर स्पिरिचुअल मैसेज एक विजडम लेकर आता है, बस इमोशन नहीं। यानी कि वो बस इमोशन नहीं है बल्कि एक गाइडेंस होता है, एक साइन फ्रॉम गॉड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारे लास्ट स्टांजा की सबसे पहली लाइन आती है सच रिबाउंड्स आर इनवर्ड ईयर। यानी कि हमारे अंदर भी एक इनवर्ड ईयर होती है, यानी कि ये जो ईयर है वो इकोज को सुन सकती है, उन गूंज को सुन सकती है। ये फिजिकल ईयर नहीं होती है, ये सोल का ईयर होता है। यानी कि पोएट कह रहे हैं कि हर इंसान के अंदर एक शक्ति है जो डिवाइन सिग्नल सुन सकती है, बस तुम्हें, यानी कि बस हमें अपने अंदर शांति लाना सीखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। कैचेस समटाइम्स फ्रॉम अफार। यानी कि कभी कभी ये इनर ईयर दूर से आई हुई आवाज़ को पकड़ लेती है, जैसे कोई गॉड या फिर हायर पावर से मैसेज मिल रहा हो। यानी कि जब तुम मेडिटेट करते हो, नेचर में वॉक करते हो या फिर दिल से कुछ सोच रहे होते हो, तब तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है और तुम्हें ये अफार वाली जो वॉइस होती है, यानी कि जो दूर की जो वॉइस होती है, वो भी सुनाई देती है। देन इसके बाद है लिसन, पॉन्डर, होल्ड देम डियर। यानी कि पोएट कह रहे हैं कि जब भी तुम्हें ऐसी आवाज़ या फीलिंग मिले, सुनना, सोचना और उसको दिल में संभाल के रखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। यानी कि गॉड तुमसे हमेशा डायरेक्टली बात नहीं करते, कभी कभी एक छोटी सी फीलिंग में भी पूरा आंसर होता है। उसे इग्नोर मत करो, उसे अपने हार्ट में रख लो, यानी कि उसे जो है वो अपने दिल में संभाल कर रख लो। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट लाइन है फॉर ऑफ गॉड दे आर। यानी कि पोएट फाइनली बताते हैं कि ये सब इकोज, ये सब आवाज़ें गॉड से आती है, यानी कि भगवान से आती है, हमारे ईश्वर से आती है। वो हमारे अंदर गॉड की प्रेजेंस का प्रूफ है। यानी कि ये लाइन पूरी पोयम का सोल है कि हर अच्छे थॉट, हर पीसफुल फीलिंग और हर इनर वॉइस डिवाइन होती है। वो गॉड का इको है जो तुम्हारे अंदर बोल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
तो दोस्तों इस पोएम का फाइनल मैसेज या फिर समरी देखें तो पोएम एक छोटे से सीन से स्टार्ट होती है कुकू बर्ड और माउंटेन के इको से, लेकिन खत्म होती है एक स्पिरिचुअल डिस्कवरी पर। यहाँ पर हमारे पोएट यानी कि वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि जैसे माउंटेन कुकू को जवाब देता है वैसे ही गॉड भी इंसान को जवाब देता है। बस फ़र्क ये है कि माउंटेन का इको हम बाहर से सुन सकते हैं और गॉड का इको हम अंदर से, यानी कि नेचर और ह्यूमन सोल दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट है और दोनों में गॉड की आवाज़ चलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पूरी पोएम में बताया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप इस पोएम के साथ मतलब कि अच्छे से कनेक्ट कर पाए और आपको ये पोएम अच्छे से पसंद आई हो और मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।